हेलो एवरीवन, आज मैं बताऊंगी बीए सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 12 के क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन में पूछा जापानी साम्राज्यवाद पर एक निबंध लिखे। मेजी पुनर्स्थापना के बाद जापान ने आसमान संधियों से छुटकारा पाने का प्रयास किया। इस प्रयास में प्रारंभिक असफलता ने उसे इस बात का अनुभव करा दिया कि अपने को एक महाशक्ति के रूप में बदलकर ही वह अपनी अभिलाषा को पूरा कर सकता है। जापान भली भांति समझ गया कि राष्ट्रीय शक्ति ही विश्व राजनीति का महत्वपूर्ण तथ्य है। पूर्वी एशिया के संदर्भ में तो यह विशेष रूप से सत्य था। यह पश्चिमी देशों की शक्ति ही थी जिसने चीन जैसे बड़े देश को अपमानित किया था और स्वयं उसे भी आसमान संधि के जाल में बांधा था। यह शक्ति प्रयोग की धमकी थी जिसने जापान को अपमान सहने को विवश किया था। अतः जापान ने पूरी जागरूकता के साथ अपने को एक महान सैनिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करना प्रारंभ कर दिया। यह काम तो सैनिक प्रवृत्ति को संतुष्ट करने तथा आत्मरक्षा की भावना से प्रेरित होकर ही शुरू हुआ था, लेकिन जापान से शीघ्र ही अपने पड़ोसियों के प्रति एक दबावपूर्ण गतिशील नीति अपनानी प्रारंभ कर दी। जापानी सैनिकवाद का प्रारंभ हो चुका था। 1872 ईस्वी में जापान ने पाश्चात्य शक्तियों की तरह ही चीन के साथ एक संधि संबंध की मांग की, और जब कोरिया ने उसके व्यापार के लिए अपने बंदरगाहों को खोलने से इनकार किया तब उसने उसके तटों पर बमबारी की। 1874 ईस्वी में जापान ने चीन पर आक्रमण किया तथा 1878 और 1879 ईस्वी में क्रमशः बोनिन तथा रियोकिया टापुओं पर कब्जा जमा लिया। आगे भी उसने अपनी सैनिक शक्ति का प्रदर्शन करने का निश्चय किया। 1894 ईस्वी में उसने कोरिया में प्रश्न पर चीन से झगड़ा किया तथा उस पर युद्ध की घोषणा करके उसे पराजित कर दिया। 1894-95 के चीन जापान युद्ध में जापान की विजय ने जापानी सैन्यवादी और साम्राज्यवादी को बहुत प्रोत्साहित किया। 25-25 वर्षों से वह अपने अभिलाषा पूर्ति का स्वप्न देखता रहा था। जापान युद्ध में विजय हासिल करके उसने अपनी तैयारियों की परीक्षा ले ली थी, अपनी शक्ति को विश्व के समक्ष प्रदर्शित कर दिया था और अपनी तत्कालिक अभिलाषा की पूर्ति कर ली थी। संक्षेप में वह सफल रहा था और उसकी सफलताओं ने उसमें नई इच्छाओं को जन्म दिया था। 10 वर्षों के अंदर ही उसने यूरोप की एक महान शक्ति रूस को चुनौती दी। कोरिया और मंचूरिया के प्रश्न को लेकर उससे उलझ गया और 1904-05 में युद्ध कर बैठा। इस रूस जापान युद्ध में रूस पराजित हुआ और उसे बुरी तरह अपमानित होना पड़ा। जापान की यह महान उपलब्धि थी। इसके 15 वर्षों के उपरांत उसने कोरिया पर अपना आधिपत्य जमा लिया और 20 वर्षों के अंदर उसने और प्रगति की। जब 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तब ग्रेट ब्रिटेन के मित्र के स्वरूप में इस मित्रता का आधार थी 1902 ईस्वी का आंग्ल जापानी संधि। जापान का पहला काम था 23 अगस्त 1914 ईस्वी को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देना। शीघ्र ही जापान ने सातुंग में अपने सैनिक भेज दिए। कियाओ चाओ में जर्मनी को जो सुविधाएं प्राप्त थी उन पर कब्जा कर लिया। जर्मनी पूंजी से चीन में निर्मित रेल लाइनों पर अधिकार कर लिया और जर्मनी की खान संपत्ति को अपने नियंत्रण में ले लिया। जर्मनी के साथ युद्ध करने के बहाने चीन के अत्यधिक झोंक के बावजूद उसने चीनी तटस्थता का उल्लंघन करते हुए शांतुंग में अपने पैर जमा लिए। जनवरी 1915 में चीन के समक्ष उसने प्रसिद्ध 21 मांगों के साथ एक असाधारण दस्तावेज प्रस्तुत किया। व्यवहारिक रूप में यह दस्तावेज चीन पर जापान के प्रभुत्व का ही एक नया रूप था। विश्व युद्ध के बाद 1919 ईस्वी में पेरिस का शांति सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में जापान वह सारी चीजें पा गया जिनकी उसने इच्छा की थी। पेरिस शांति सम्मेलन में जापान अपने साम्राज्यवादी विस्तार के प्रथम युग के शिखर पर पहुंच गया। इस युद्ध ने एक दूसरे रूप से भी जापानी साम्राज्यवाद को प्रोत्साहित किया। संपूर्ण युद्ध की अवधि में जापान का औद्योगिकरण अपनी अवधि गति से होता रहा। जिस समय यूरोप की महाशक्तियां यूरोपीय युद्ध में फंसी थी, जापान ने कई बाजारों पर अधिकार जमा लिया और युद्ध उपरांत संपूर्ण एशिया में शस्त्र भेजने वाले प्रमुख देशों में एक जापान भी बन गया।
यूरोपीय व्यवसायियों की तुलना में जापान कम लागत पर उत्पादन कर सकता था। उसकी कीमतें ऐसी होती थी जिस कीमत पर एशिया का निरंजन समूह खरीदारी करने के अधिक योग्य हो सकता था। अपने पहाड़ी टापुओं में घने रूप से बसे हुए ये लोग कच्चे माल का निर्यात कर उत्पादकों को बाकर अपना जीवन स्तर बनाए रखते थे। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।